हेलो एवरीवन, क्वांटम मैकेनिक्स के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा आज का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। यानी किसी भी रेडिएशन के लिए, किसी भी बॉडी के द्वारा रेडिएट की गई एनर्जी के लिए हमारे किरचॉफ साहब ने एक लॉ दिया था, एक रिलेशन दिया था जिसे किरचॉफ लॉ का नाम दिया गया। उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो बच्चों, किरचॉफ साहब के लॉ को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे की बातों को रीमेमोराइज कराने की कोशिश करता हूँ कि आपने पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के आने पर क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हो गई, ब्लैक बॉडी क्या होती है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ लिया है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपके एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसको इत्मीनान से शुरू करें। हमारा किरचॉफ लॉ है क्या? तो देखिए, किरचॉफ लॉ की शुरुआत होती है एक ब्लैक बॉडी से। कहाँ शुरुआत होती है? ब्लैक बॉडी से। तो ध्यान दीजिए कि ब्लैक बॉडी के बारे में किरचॉफ साहब ने क्या कहा। उन्होंने बताया कि ए ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट रेडिएटर। ये तो बात हम भी जानते हैं। एक ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रेडिएटर होता है। ये तो हमने को पीछे पता चल चुका है। परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रेडिएटर का क्या मतलब हुआ? तो देखें बच्चों, ध्यान दें कि परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रेडिएटर का यही मतलब हुआ कि हमारे ब्लैक बॉडी के द्वारा जो कुछ भी, हमारे ब्लैक बॉडी के द्वारा जो कुछ भी उस पर हमने रेडिएशन इंसिडेंट कराया है। अगर मान लीजिए कि हमारी ये ब्लैक बॉडी है, ये हमारी ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी इसको हम कब कहेंगे? तो जब हमारे इस बॉडी के ऊपर पड़ने वाले हर रेडिएशन, जितने भी रेडिएशन हमारे इस बॉडी पे पड़े, उन सभी रेडिएशन को ये क्या कर ले बच्चों? एब्जॉर्ब कर ले। उन सभी रेडिएशन को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसको पूर्ण रूप से इमिट भी कर दे। यानी अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर हमने 100 रेडिएशन डाला, इस बॉडी के ऊपर कितना रेडिएशन डाला बच्चों? 100 रेडिएशन डाला। अगर इस बॉडी के ऊपर हमने 100 रेडिएशन डाला और ये 100 के 100 रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ली, 100 रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ली, तो ये क्या हो गई? परफेक्ट एब्जॉर्बर हुई। और एब्जॉर्ब करने के बाद 100 के 100 रेडिएशन को जो इसने एब्जॉर्ब किया था उन सबको इमिट कर दी, यानी रेडिएट कर दी। जो पूरा एब्जॉर्ब किया और पूरा इमिट भी कर दिया, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। यानी ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर भी होती है। जैसे कैसे इसको समझेंगे? अगर मान लीजिए कि एब्जॉर्ब करने का क्या मतलब हुआ? अगर मान लें कि आप अपने फ्रेंड के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, लुका छिपी खेल रहे हैं, और आपका फ्रेंड जा करके किसी अंधेरे कमरे में छिप गया। और बच्चों, आपका फ्रेंड जब अंधेरे कमरे में छिप गया, आप उसको ढूंढने के लिए उसके ऊपर टॉर्च जलाए। क्या जलाया? टॉर्च जलाया। और जब टॉर्च जलाया तो वो टॉर्च का रेडिएशन जब आपके फ्रेंड के ऊपर फॉल अप हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आपका दोस्त ब्लैक बॉडी है, कोई काला ब्लैक ही, तो ब्लैक बॉडी है, आपका फ्रेंड कोई ब्लैक बॉडी है, और आपने उस पर टॉर्च जलाया। अंधेरा कमरा है, टॉर्च जलाया, तो जो टॉर्च की रेडिएशन थी उस सारे रेडिएशन को आपके फ्रेंड ने एब्जॉर्ब कर लिया। यानी आपके फ्रेंड की ओर से कोई चीज़ बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट बैक होकर के आई ही नहीं। आपके फ्रेंड के द्वारा कोई लाइट या कोई रेडिएशन रिफ्लेक्ट की नहीं गई। मतलब जो रेडिएशन आपने उनके ऊपर डाला वो सारे रेडिएशन को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो आपका फ्रेंड जब सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, किसी भी रेडिएशन को उन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया, किसी भी रेडिएशन को उन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो आप उधर से, आपके फ्रेंड की ओर से कोई रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं किया गया, तो आपको दिखेंगे उधर से कोई रेडिएशन आया ही नहीं, किसी कलर का रेडिएशन उधर से आया ही नहीं, तो वो हमको कैसा दिखेंगे? ब्लैक दिखेंगे। ब्लैक दिखने का क्या, कोई बॉडी ब्लैक दिख रही है तो इसका क्या मतलब है कि वो बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाले हर रेडिएशन को, हर प्रकार के लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, इसलिए वो ब्लैक दिख रहे हैं। जैसे हमारा शर्ट ब्लू दिख रहा है, तो ब्लू दिखने का क्या मतलब हुआ? तो ये ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे शर्ट के ऊपर रेडिएशन पड़ रहा है, कोई भी लाइट पड़ रही है, तो हमारा शर्ट हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन
हमारे शर्ट के द्वारा ब्लू रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा। बात को समझिएगा, अगर कोई बॉडी हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले तो ब्लैक दिखेगी, किसी को रिफ्लेक्ट बैक ना करे तो वो ब्लैक दिखेगी, किसी को रिफ्लेक्ट ना करे तो ब्लैक दिखेगी, हर प्रकार के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे तो व्हाइट दिखेगी। समझना बात को, अगर कोई बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाले हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले तो वो ब्लैक दिखेगी, और अगर बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाले हर प्रकार के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे, जो पड़ा सब रिफ्लेक्ट कर दिया, किसी को एब्जॉर्ब किया ही नहीं, तो वो व्हाइट दिखेगी और ये ब्लू दिखेगी, रेड दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा शर्ट ब्लू दिख रहा है तो इसका मतलब कि हमारे शर्ट ने अपने ऊपर पड़ने वाले हर रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब किया, लेकिन हमारा शर्ट जो है ब्लू कलर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ रहा, यानी हमारे शर्ट के द्वारा ब्लू कलर का रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं किया गया। हमारा शर्ट जो है ब्लू कलर के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, यानी इसके द्वारा बाउंस बैक हो गया। ब्लू कलर की रेडिएशन आई, इसने एब्जॉर्ब किया भी नहीं और सीधे ब्लू कलर के रेडिएशन को ब्लू कलर की रेडिएशन इस पे आई और उस ब्लू कलर के रेडिएशन को इसने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, तो ये ब्लू दिखेगा। ये आपका मान लीजिए कि ये रेड दिख रहा है, ये मार्कर आपको रेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसने अपने ऊपर पड़ने वाले हर प्रकार के रेडिएशन को तो बच्चों एब्जॉर्ब किया, लेकिन इसके द्वारा रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया गया, यानी उस प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में हमारा ये जो बॉडी है असमर्थ रहा। इसने केवल रेड को ही रिफ्लेक्ट किया, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर दिया। तो जब रेड को रिफ्लेक्ट किया तो हमारे आंख में कौन सी रे आके इंटर करेगी, रेड। तो जब रेड इंटर करे तो दिखेगा कैसा, काला, रेड ही ना दिखेगा, यानी ये हमारे लिए रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया तो रेड दिखा। तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि ब्लैक बॉडी हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और हर प्रकार के रेडिएशन को इमिट भी कर सकती है, हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और हर प्रकार के रेडिएशन को रेडिएट कर दे या इमिट कर दे। रेडिएटर को इमिटर भी कहते हैं, इमिटर यानी परफेक्ट इमिटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसने जो रेडिएशन इस पे पड़ा, हमारे ब्लैक बॉडी पर जो रेडिएशन पड़ा बच्चों, उसको एब्जॉर्ब भी कर ली और उसको इमिट भी कर दी, यानी जो पड़ा सब एब्जॉर्ब कर लिया, जो पड़ा सब इमिट भी कर दिया। 100 रेडिएशन डाले 100 को एब्जॉर्ब भी कर ली और 100 रेडिएशन डाले 100 को एब्जॉर्ब करने के बाद 100 को इमिट भी की, तो वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाएगी। लेकिन अदर बॉडी के अंदर क्या कैपेसिटी होती है, क्या टेंडेंसी होती है कि हमारी अदर बॉडी जो होती है ब्लैक बॉडी को छोड़कर, जैसे रेड बॉडी हो गया, ये ब्लू बॉडी हो गया, ये हमारे लिए ग्रीन बॉडी हो गया, तो इन सब बॉडी के द्वारा हर प्रकार के रेडिएशन का एब्जॉर्बेंस नहीं होता है। ये ग्रीन है, यानी ये हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है लेकिन ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर रेडिएशन आप कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है और रेडिएट भी करती है, तो रेडिएट करे तो दिखना चाहिए। जब ये रिफ्लेक्ट कर रही है ब्लू कलर को तो ये ब्लू दिख रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है रेड कलर को तो रेड दिख रही है, और ब्लैक बॉडी तो सबको रेडिएट कर दे रही है। तो यहाँ पर एक बात बताऊं बच्चों कि यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं कि रेडिएशन और रिफ्लेक्शन में बड़ा ही माइन्यूट डिफरेंस है, यानी हमारे रेडिएशन में और रिफ्लेक्शन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और इसको डिफरेंस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कैसे समझेंगे मैं अभी बता देता हूं, सब क्लियर हो जाएगा कि रेडिएशन और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है। तो बच्चों ये रेडिएशन और रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ, जैसे समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, हमने दो बॉडी लिया, एक लिया ए और एक लिया बी, ये हमारे लिए दो बॉडी हैं बच्चों। अब आपको इन दोनों बॉडी पर रेडिएशन और रिफ्लेक्शन को समझना है कि व्हाट इज रेडिएशन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो देखें, अगर इस बॉडी पर हमने 5 तरह के लाइट को फॉल कराया, इंसिडेंट 5 तरह के रेडिएशन को हमने फॉल कराया इस पर, ये 5 तरह के रेडिएशन फॉल हुए इसमें, मान लीजिए 3, 4, 5 जो भी हो, ये एक प्रकार के रेडिएशन हमने इस पर फॉल अप कराया। ध्यान दीजिएगा, और इसने क्या किया, देखो फिर से ध्यान से सुने। हमने एक बॉडी लिया था, हमने एक बॉडी लिया ए और एक बॉडी लिया है बी। अब हमने क्या किया कि हमने मान लीजिए कि 5 नहीं 3 ही मान लो, 1, 2 और 3,
इन 3 तरह के रेडिएशन का ए डैश बी डैश स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी 3 तरह के रेडिएशन को इसमें फॉल कराया। और इस बी बॉडी पर भी हमने 3 तरह के रेडिएशन को फॉल कराया, ए बी सी। अब इन दोनों पे आपको समझना है कि व्हाट इज रेडिएशन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ये बॉडी जो हमारी ए थी बच्चों, इसने इन तीनों रेडिएशन को पहले एब्जॉर्ब कर लिया, इन तीनों रेडिएशन को पहले अपने अंदर क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इस बॉडी ए ने अपने ऊपर पड़ने वाले इन तीनों रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, समझना बात को। और एब्जॉर्ब करने के बाद इन तीनों को रेडिएट किया, इन तीनों को छोड़ा। पहले एब्जॉर्ब किया फिर छोड़ा, पहले एब्जॉर्ब किया फिर छोड़ा, पहले एब्जॉर्ब किया फिर छोड़ा, तो उसको क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, रेडिएशन कहलाएगा बच्चों, ये हमारे लिए रेडिएशन कहलाएगा। लेकिन अगर हमको रिफ्लेक्शन समझना है तो बी पे समझें। इस बी ने क्या किया कि ए वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया और बी वाले को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ये जो सी वाला रेडिएशन आया इसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया गया, जैसे आया वैसे ही इसको बाउंस बैक कर दिया गया। तो ये जो होंगे ये ए और बी इसके द्वारा एब्जॉर्ब किए गए, और जब एब्जॉर्ब करने के बाद इनको छोड़ेगा, ए और बी को पहले एब्जॉर्ब किया तब छोड़ा, तो ये कहलाएंगे रेडिएशन, रेडिएशन कहलाएंगे। और इस सी को इसने बिना एब्जॉर्ब किए ही बाउंस बैक कर दिया, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। समझ में आया रिफ्लेक्शन और रेडिएशन में अंतर। अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो कलर दिखेगा, रेडिएट करेगा तो कलर कुछ अजीब हो सकता है उसका कलर, ये ध्यान दीजिएगा। बात हमारी समझ में आ रही है कि रिफ्लेक्ट करेगा, जिस प्रकार की लाइट को रिफ्लेक्ट किया वही उसका कलर होगा, लेकिन रेडिएशन जो होता है वो उसके हीट के कारण, इमिशन के कारण, हीट के कारण उसका कलर जो दिखता है वो आपका रेडिएशन का कलर कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मान लीजिए आप हीटर देखे होंगे, हीटर, घर में हीटर होता है और हीटर के कॉइल का क्या कलर होता है बताएंगे? हीटर के कॉइल का कलर होता है ब्राउन, या जनरली रेड, कॉपर का बना होता है तो रेड होता है, समझिएगा। और जब वो कॉपर का बना होगा तो यही ब्राउन, मान लीजिए ब्राउन होता है। तो जब आपका कॉइल जो था हीटर का वो ब्राउन कलर का था, ब्राउन कलर का था। क्यों? क्योंकि वो ब्राउन कलर के जो रेडिएशन था उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसलिए वो हमको ब्राउन दिखा। लेकिन जब उस कॉइल को हम लोग हीटर में लगा के एनर्जी सप्लाई देते हैं, उसको हीट करते हैं, तो हमारा कॉइल किस कलर का हो जाएगा? वो रेड कलर का हो जाएगा। यानी जो रेड कलर दिखा हीट करने के बाद तो उसका रेडिएटिव कलर था, लेकिन जो हमको ब्राउन दिखा बिना हीट किए, जो हमको ब्राउन दिखा वो उसका नॉर्मल कलर था जो रिफ्लेक्शन के कारण दिखा। तो रेडिएशन का कलर मतलब हीट एब्जॉर्ब करके जो इमिट करे वो रेडिएशन कहलाता है। रेडिएशन एब्जॉर्ब करके इमिट करे तो वो हमारे लिए रेडिएशन कहलाएगा। किसी भी लाइट को या किसी भी हीट एनर्जी को, किसी भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तब इमिट करे तो रेडिएशन, अब बिना एब्जॉर्ब किए इमिट कर दे तो रिफ्लेक्शन। ये क्लियर हो रहा है आपको कि रेडिएशन और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है? तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि हमारी ब्लैक बॉडी हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब और इमिट कर सकती है, लेकिन हमारी नॉर्मल बॉडी की बात करें तो नॉर्मल बॉडी हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकती, कुछ को एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन एक आध को वो रिफ्लेक्ट बैक कर है, तो वो नॉर्मल बॉडी होगी। यानी अगर कोई बॉडी हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और हर प्रकार के रेडिएशन को इमिट भी कर दे तो वो हमारे लिए ब्लैक बॉडी कहलाएगी। लेकिन अगर कोई बॉडी हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना कर पाए, हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना कर पाए, केवल विशेष प्रकार के रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करे तो वो नॉर्मल बॉडी होगी। तो अभी देखिए हमारे किरचॉफ साहब का लॉ इसी पर था, नॉर्मल बॉडी के ऊपर ही था। यानी कोई भी नॉर्मल बॉडी, हमारे किरचॉफ साहब ने क्या देखा कि क्या सोचा, क्या समझा, क्या सोचा उन्होंने, इसको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी नॉर्मल बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाले रेडिएशन के कितने अमाउंट को एब्जॉर्ब करेगी और कितने अमाउंट को इमिट करेगी। ध्यान सुनिएगा, कोई भी बॉडी, कोई भी नॉर्मल बॉडी, ब्लैक बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी तो परफेक्टली एब्जॉर्ब करेगी, परफेक्टली इमिट करेगी। कोई नॉर्मल बॉडी अगर है तो अगर वो नॉर्मल बॉडी है तो अपने ऊपर पड़ने वाले रेडिएशन के कितने हिस्से को एब्जॉर्ब करेगी और कितने हिस्से को इमिट करेगी, इन दोनों के बीच का रिलेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ नॉर्मल बॉडी, एक सामान्य
वस्तु के द्वारा, एक समान पिंड के द्वारा कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब की गई, कितनी इमिट की गई, इन दोनों के बीच का संबंध जो था वो हमारे किरचॉफ साहब ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उसकी स्टडी की। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के आधार पर, एक ब्लैक बॉडी के आधार पर नॉर्मल बॉडी के इमिसिव पावर मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड एंड एब्जॉर्बिव पावर यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी या रेडिएशन एब्जॉर्ब, इन दोनों के बीच का रिलेशन किसके आधार पर पढ़ा? ब्लैक बॉडी पे, ब्लैक बॉडी के आधार पर। ये ब्लैक बॉडी हमारे लिए क्या है? तो ब्लैक बॉडी हमारे लिए हमारे पड़ोसी का लड़का है। पड़ोसी का लड़का मतलब समझ रहे हो? पेरेंट्स अक्सर कहते हैं घर पे कि तुम ये सब नहीं कर पाओगे, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम आवारा हो, ये हो, देखो तो बगल वाले का लड़का कितना पढ़ लिख के तेज हो गया, या बगल वाले का लड़का कितना बढ़िया मार्क्स ला रहा है। यानी आपके क्वालिटी का, आपके टेंडेंसी का जो रेफरेंस दिया गया किसके द्वारा दिया गया? आपके पड़ोसी के लड़के के द्वारा। तो किसी नॉर्मल बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी और इमिट की गई एनर्जी का रेफरेंस किसके द्वारा दिया जाएगा बच्चों? ब्लैक बॉडी के द्वारा। तो ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में नॉर्मल बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब और इमिटेड की गई एनर्जी का रिलेशन हमारे किरचॉफ साहब ने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के आधार पर किया था। आइए उस एक्सपेरिमेंट को भी समझते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम अपने किरचॉफ साहब के लॉ को भी पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिए कि हमारे किरचॉफ साहब ने किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब एनर्जी और इमिटेड एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी का मतलब कि एब्जॉर्ब रेडिएशन और इमिटेड एनर्जी का मतलब कि इमिटेड रेडिएशन। तो कोई भी नॉर्मल बॉडी कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और कितनी एनर्जी को इमिट करेगी, तो इस एब्जॉर्ब और इमिटेड, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और इमिटेड एनर्जी के बीच रिलेशन को बताने के लिए हमारे किरचॉफ साहब ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक लॉ का फॉर्मुलेशन किया जो आपको आगे मैं बताऊंगा। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कैसे किया था, कैसे एक्सपेरिमेंट को बताया बच्चों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम हमारे किरचॉफ साहब ने क्या किया कि एक इनक्लोजर को लिया। इनक्लोजर मतलब क्लोज बाउंड्री सरफेस, यानी क्लोज बाउंड्री, चारों तरफ से बंद एक बॉक्स को मान लीजिए कि एक डब्बे को लिया, एक चारों तरफ से बंद जो था वो एक बॉक्स लिया। अब इस बॉक्स को क्या किया? थर्मली इंसुलेट कर दिया, बाहर से थर्मली इंसुलेट। थर्मली इंसुलेट करने का क्या मतलब हुआ बच्चा? कि इसको ऐसा बना दिया कि इस बॉक्स के द्वारा, इस डब्बे के द्वारा न तो हीट गेन किया जा सकता है और ना तो हीट लॉस किया जा सकता है। यानी ये हमारा जो डब्बा है, जो इनक्लोजर है, ये इंसुलेटेड हो गया, इंसुलेटेड हो गया। इंसुलेटेड मतलब इसका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये ना तो बाहर का टेम्परेचर अंदर आएगा ना तो अंदर का टेम्परेचर बाहर जाएगा। थर्मली इंसुलेट किया इसको किसने? हमारे किरचॉफ साहब ने। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये पूर्ण रूप से बाहर से क्या कर दिया इसको बच्चों? थर्मली इंसुलेट कर दिया। थर्मली इंसुलेटेड इनक्लोजर, थर्मली इंसुलेटेड इनक्लोजर, और इस इनक्लोजर को नाम दिया ई। इस इनक्लोजर को क्या नाम दिया? ई। इस इनक्लोजर को नाम दिया गया ई, थर्मली इंसुलेटेड इनक्लोजर। अब एक चीज देखिए, थर्मली इंसुलेटेड का मतलब कि इस इनक्लोजर के द्वारा ना तो हीट बाहर छोड़ा जाएगा ना तो बाहर का हीट अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा। यानी जो इस इनक्लोजर के अंदर टेम्परेचर हमने मेंटेन कर दिया, अब वही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ना तो इसका टेम्परेचर घटेगा ना तो बढ़ेगा, क्योंकि ये थर्मली इंसुलेटेड है। और जो थर्मली इंसुलेटेड इनक्लोजर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कमरा, उस कमरे को आपने बच्चों पूरा बाहर से थर्मली इंसुलेट करा दिया। थर्मली इंसुलेट करा दिया मतलब कि आपके कमरे का टेम्परेचर ना तो बाहर जा सकता है ना तो बाहर का टेम्परेचर आपके कमरे में आ सकता है। और जब आपका कमरा थर्मली इंसुलेट हो गया, यानी आपका इनक्लोजर थर्मली इंसुलेट हो गया, तो उस तरह के थर्मली इंसुलेटेड इनक्लोजर को हम लोग क्या कहते हैं? होल हॉर्म कहते हैं। होल हॉर्म, होल हॉर्म मतलब, होल हॉर्म का मतलब कि थर्मली इंसुलेटेड इनक्लोजर इज नोन एज होल हॉर्म। ये समझ में आ रही बात इतनी हमारी कि बाहर से पूर्ण रूप से इसको क्या कर दिया बच्चों? थर्मली इंसुलेट कर दिया। अब हमारे किरचॉफ साहब ने क्या किया कि इसमें कंडक्टिंग वायर के द्वारा, कंडक्टिंग वायर मतलब किसी तार के द्वारा इसमें दो गेंद को लटकाया।
कितने गेंद को लटकाया? 2 गेंद को। कौन कौन सी गेंदें लटकाई? तो एक लटकाया हमारे लिए ब्लैक बॉल, ये ब्लैक बॉल बी, ये हमारे लिए ब्लैक बॉल लटकाया उन्होंने, और एक लटकाया हमारे लिए वाइट बॉल। क्या लटकाया बच्चों? वाइट बॉल। ये वाइट बॉल थी और ये हमारे लिए ब्लैक बॉल थी। ये हमारे लिए क्या थी? ब्लैक बॉल। इसके अंदर 2 बॉल लटका दिया। ये भी कंडक्टिंग वायर था। कंडक्टिंग वायर मतलब कोई भी नॉर्मल तार जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, ये भी कंडक्टिंग वायर था। और हमारे लिए ये भी कंडक्टिंग, ये दोनों कंडक्टिंग वायर, ये भी कंडक्टिंग वायर है, ये भी कंडक्टिंग वायर है। बात समझ में आ रही है हमारी? बोलिए। दोनों कंडक्टिंग वायर, ये भी कंडक्टिंग वायर है, ये भी कंडक्टिंग वायर है। एक ब्लैक बॉल है, एक वाइट बॉल है। अब क्या किया गया हमारे किरचॉफ साहब के द्वारा? अब इस जो इनक्लोजर है, इस इनक्लोजर के इंटरनल वाल, ये जो इंटरनल वाल है इसकी आंतरिक दीवार, इंटरनल वाल, इस इंटरनल वाल के द्वारा कुछ रेडिएशन इमिट कराए गए। यानी जो हमारा थर्मली इंसुलेटेड इनक्लोजर था, उस थर्मली इंसुलेटेड इनक्लोजर की जो अंदर वाली दीवार थी, जो अंदर वाली भित्ति थी, इसके द्वारा कुछ रेडिएशन को रिलीज कराया गया। रेडिएशन इसके द्वारा रिलीज कराया गया, इसके आंतरिक वाल के द्वारा, हर तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इंटरनल वाल के द्वारा क्या कराया गया? रेडिएशन को इमिट कराया गया। इंटरनल वाल के द्वारा इसके रेडिएशन इमिट कराया गया। अब रेडिएशन जब बच्चों इमिट होगा, ये सब रेडिएशन हर तरफ से इमिट कराए गए हमारे किरचॉफ साहब के द्वारा। जब ये सब रेडिएशन इमिट हो रहा है, जो ये रे दिख रही है ना ऐसे, ये सब रेडिएशन है। तो जब रेडिएशन इमिट कराया गया तो इस अंदर का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस अंदर का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीजेज, इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ा। किसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ा बच्चों? हमारे इस इनक्लोजर के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा ना। जब रेडिएशन इसके अंदर इमिट कराई जा रही है इसके इंटरनल वाल के द्वारा, तो इसके अंदर के इस इनक्लोजर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब जब रेडिएशन ये इमिट किया तो उस रेडिएशन को हमारे ब्लैक बॉल ने भी एब्जॉर्ब किया और वाइट बॉल ने भी एब्जॉर्ब किया। क्या किया? ब्लैक बॉल भी और वाइट बॉल, ये दोनों ब्लैक और वाइट बॉल, ये दोनों बॉल क्या किए बच्चों कि ये दोनों बॉल जो हैं इमिट होने वाली, इस वाल के द्वारा इमिट होने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब किए। एब्जॉर्ब किए तो इन दोनों बॉल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कमरा एक है हमारे पास, इस कमरे के बाहर से हमने इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट करने के बाद इस कमरे की आंतरिक दीवार से हमने हीट को रिलीज करना, यानी रेडिएशन को रिलीज करना शुरू किया। तो जब हम इस कमरे के इंटरनल वाल से हीट रिलीज करेंगे तो इस अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब इस कमरे के अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा ना बच्चों, तो इस कमरे के अंदर रखी हुई सभी चीज़ें उस टेम्परेचर को, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगी, तो उनका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। कब तक? कब तक बढ़ेगा? जब तक कि कमरे का जो आंतरिक टेम्परेचर, जो इनक्लोजर का टेम्परेचर है, वो उन बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए, तब तक उन दोनों बॉडी के द्वारा। अगर मान लीजिए कि इस कमरे के अंदर हमारी दोनों मार्कर हैं, तो ये मार्कर कब तक इस कमरे के अंदर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे? जब तक कि हमारे कमरे के अंदर का टेम्परेचर इन दोनों मार्कर के टेम्परेचर के इक्वल न हो जाए, तब तक ये एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है कि ये ब्लैक बॉडी और वाइट बॉल, ये ब्लैक बॉल और वाइट बॉल दोनों ने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया। किसके अंदर? होल हॉर्न के द्वारा। कब? जब रेडिएशन इसके इंटरनल वाल के द्वारा इमिट किया गया। तो जब इतने कंडीशन को कब तक इन्होंने एब्जॉर्ब किया कि जब इस इनक्लोजर का टेम्परेचर T इस बॉल के टेम्परेचर T के इक्वल ना हो जाए। यानी अगर इनक्लोजर का टेम्परेचर T है तो इन दोनों बॉल का भी टेम्परेचर जब तक T ना हो जाए, जब तक इन दोनों बॉल का टेम्परेचर भी T ना हो जाए बच्चों, तब तक हमारे बॉल ने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया, रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। समझ में आया? लेकिन जब हमारे किरचॉफ साहब ने इस दोनों बॉल के टेम्परेचर की स्टडी की, जब हमारे किरचॉफ साहब ने इस ब्लैक बॉल
और वाइट बॉल दोनों के टेम्परेचर की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जो टेम्परेचर हमारे ब्लैक बॉल का था वही टेम्परेचर हमारे वाइट बॉल का भी था। समझना यहीं पे, अब पूरा का पूरा यहीं पे स्टोरी है, माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए, पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। जब हमारे किरचॉफ साहब ने टेम्परेचर को यहाँ पर रेडिएशन को छोड़ने के बाद इन दोनों बॉल के टेम्परेचर की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जो टेम्परेचर ब्लैक बॉल का था बच्चों वही टेम्परेचर हमारे वाइट बॉल का भी था। अब किरचॉफ साहब के सामने एक बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई कि भैया चूंकि ब्लैक बॉल का भी टेम्परेचर वाइट बॉल की तरह ही था, यानी उनके सामने यही असमंजस की स्थिति आई कि हम तो बता रहे थे कि ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर। आपको पता है कि जो ब्लैक बॉडी होती है परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है। परफेक्ट एब्जॉर्बर यानी पड़ने वाली हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और वाइट बॉडी की जो बात करें तो वाइट बॉडी पुअर एब्जॉर्बर होती है। पुअर एब्जॉर्बर, बात समझ में आ रही है? ब्लैक जो होता है हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और वाइट जो हर प्रकार के रेडिएशन को इमिट करता है। हर प्रकार के रेडिएशन को इमिट कर देगा, किसी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यानी हमारा वाइट जो है पुअर एब्जॉर्बर है और ब्लैक जो है परफेक्ट एब्जॉर्बर है या गुड एब्जॉर्बर है। परफेक्ट बोले या गुड बोले, गुड एब्जॉर्बर है। हमारे लिए जो ब्लैक है वो परफेक्ट गुड एब्जॉर्बर है और वाइट पुअर एब्जॉर्बर है। तो यहाँ पर हमारे किरचॉफ साहब के सामने एक असमंजस की स्थिति आई कि चूंकि ये ब्लैक था और ये वाइट था, ये गुड एब्जॉर्बर था, ये पुअर एब्जॉर्बर था। ये ब्लैक जो था वो गुड एब्जॉर्बर था और ये वाइट पुअर एब्जॉर्बर था। तो आप एक बात बताओ, आपके सामने मैं एक छोटा सा पॉइंट रखता हूँ, आप खुद सोच के बताओ हमको कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये दो उंगलियां हैं, एक है ये मिडिल फिंगर, एक इंडेक्स फिंगर, दो हैं मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो मिडिल फिंगर है ये गुड एब्जॉर्बर है और हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये पुअर एब्जॉर्बर है। अब दोनों को आग के अंदर या किसी रेडिएशन के अंदर डाल रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हमारी जो गुड एब्जॉर्बर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए पुअर एब्जॉर्बर की तुलना में? यही ना एक्सपेक्ट करोगे, यही ना अपेक्षा करोगे कि कोई बॉडी अगर गुड एब्जॉर्बर है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और अगर पुअर एब्जॉर्बर है तो उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। जैसे क्लास में एक ब्रिलियंट बच्चा होता है और एक गधा बच्चा होता है, एक पुअर बच्चा होता है। तो हम टीचर लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो ब्रिलियंट बच्चा है, जो ब्रिलियंट बच्चा उसका नंबर ज़्यादा आएगा क्योंकि वो पढ़ने में तेज गुड है, और जो पुअर है उसका नंबर कम आएगा क्योंकि पढ़ने में वो पुअर है। यही चीज़ हमारे किरचॉफ साहब ने एक्सपेक्ट कर ली, अपेक्षा कर ली ब्लैक बॉडी और वाइट बॉडी से कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर है और वाइट बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए क्योंकि वो पुअर एब्जॉर्बर है। अब जब उन्होंने देखा इन दोनों बॉल के इस रेडिएशन को, इस वाल के द्वारा रेडिएशन छोड़ने के बाद जब दोनों के टेम्परेचर की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जो टेम्परेचर हमारे ब्लैक बॉडी का था यानी ब्लैक बॉल का था वही वाइट बॉल का भी था। यानी जो मार्क अच्छे ब्रिलियंट बच्चे का था वही मार्क हम गधे बच्चे का भी आ गया हमारे। हमने सोचा कि जो ब्रिलियंट बच्चा वो ज़्यादा नंबर लाएगा पुअर बच्चे के तुलना में, लेकिन हुआ क्या कि दोनों ही बच्चे के नंबर सेम आ गए। यानी गुड एब्जॉर्बर का भी जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर पुअर एब्जॉर्बर के बराबर ही हो गया। तो हमारे किरचॉफ साहब का माथा घूम गया, इस ससुरा क्या हो गया कि दोनों का टेम्परेचर एक ही जैसा क्यों हो गया, इन दोनों का टेम्परेचर एक ही जैसा क्यों हो गया। तो हमारे किरचॉफ साहब ने यहाँ पर एक रिलेशन निकाला और बताया। क्या बताया बच्चों? हमारे किरचॉफ साहब ने कहा कि अगर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर है, अगर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर है तो वो पर गुड इमीटर भी होगी। ए गुड एब्जॉर्बर, थोड़ा कलर चेंज कर दूं, ब्लू ठीक नहीं लग रहा है। देखिए इस रिलेशन के बाद जब दोनों बॉल के टेम्परेचर सेम आ गए तो उन्होंने क्या कहा कि गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमीटर while पुअर एब्जॉर्बर इज पुअर इमीटर। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर है, बच्चा अगर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर है
तो वो गुड इमीटर भी होगी, और अगर कोई बॉडी पुअर एब्जॉर्बर है तो वो पुअर इमीटर भी होगी। यानी अगर कोई बॉडी रेडिएशन को पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर ले रही है तो पूर्ण रूप से उसको इमिट भी करेगी, और अगर कोई बॉडी किसी रेडिएशन को पुअरली एब्जॉर्ब कर रही है तो उसको पुअरली इमिट भी करेगी। कंडीशन वही आ गया कि जो बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ही ज़्यादा भूलेगा भी, जो बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना अधिक भूलेगा भी, जो बच्चा कम पढ़ेगा वो कम भूलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों के केस में, लेकिन यहाँ पर हुआ था। जो ज़्यादा पढ़ेगा ज़्यादा नंबर पाएगा, कम पढ़ेगा कम नंबर पाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा चाल, वहाँ पर हमारे किरचॉफ साहब ने क्या रिलेशन बताया कि गुड एब्जॉर्बर जो होगा वो गुड इमीटर भी होगा। यानी ये गुड एब्जॉर्बर था तो जितना अधिक इसने ऑब्जर्व किया उतना ही इसने इमिट भी कर दिया। ज़्यादा ऑब्जर्व किया तो ज़्यादा इमिट किया, जो एब्जॉर्व किया वही इमिट किया। इसने कम एब्जॉर्व किया, कम इमिट किया। यही कारण था कि जिसने ज़्यादा एब्जॉर्व किया वो ज़्यादा इमिट किया, जिसने कम एब्जॉर्व किया उसने कम इमिट किया, जिसके कारण दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम रहा। यानी इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे किरचॉफ साहब ने क्या रिलेशन निकाला कि ये गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमीटर व्हाइल ए पुअर एब्जॉर्बर इज पुअर इमीटर। बात समझ में आ रही है? गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमीटर एंड गुड इमीटर पुअर एब्जॉर्बर इज पुअर इमीटर। अगर आपका सफ़ेद कपड़ा जल्दी गर्म हो, धीरे धीरे गर्म होता है तो ठंडा भी धीरे धीरे होगा, और अगर काला कपड़ा गर्म जल्दी होता है तो ठंडा भी जल्दी होगा। यानी गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमीटर व्हाइल पुअर एब्जॉर्बर इज पुअर इमीटर। ये हमारे किरचॉफ साहब का इस पूरे एक्सपेरिमेंट से एक निचोड़ था, कंक्लूजन था। समझ में आया कि एक बॉक्स के अंदर थर्मली इंसुलेटेड बॉक्स जिसको होलारहम कहे, होलारहम मतलब जिस इंक्लोजर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी ना सराउंडिंग को टेम्परेचर देता हो ना सराउंडिंग से टेम्परेचर लेता हो, उसके अंदर दो बॉल को लटका दिया कंडक्टिंग वायर से, और उसके बाद उस इंक्लोजर के आंतरिक दीवार से रेडिएशन को छोड़ना शुरू किया। जब रेडिएशन को छोड़ना शुरू किया तो उन्होंने क्या पाया कि जब तक टेम्परेचर दोनों का, ये इसका दोनों बॉल का इस इंक्लोजर के टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए, यानी टेम्परेचर ऑफ कब तक, जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो जाए, इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए। किसके बीच? इस इंक्लोजर के टेम्परेचर, व्हाइट बॉल के टेम्परेचर और ब्लैक बॉल के टेम्परेचर के बीच। जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर का स्टेज ना आ जाए तब तक इन दोनों बॉल के द्वारा टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया गया। अब जब उन्होंने रेडिएशन को रोक करके दोनों बॉल के टेम्परेचर की स्टडी की, यानी रेडिएशन को छोड़ने के बाद जब देखा कि दोनों बॉल टेम्परेचर को रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिए, तो दोनों बॉल के टेम्परेचर की स्टडी की तो उनके सामने चौंकाने वाला रिजल्ट आया। क्या चौंकाने वाला रिजल्ट आया? कि चूंकि दोनों बॉल का टेम्परेचर क्या रहा? सेम रहा, जबकि होना चाहिए ब्लैक बॉल का ज़्यादा क्योंकि परफेक्ट एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर है, और व्हाइट वाले का कम होना चाहिए क्योंकि पुअर एब्जॉर्बर है। तो यहाँ से उन्होंने रिलेशन निकाला कि जो जितना बेहतर, जो जितना गुड एब्जॉर्बर होगा उतना ही गुड इमीटर भी होगा, और जो जितना पुअर एब्जॉर्बर होगा उतना ही वो पुअर इमीटर होगा, जिसके कारण दोनों बॉल का टेम्परेचर सेम रहा। समझ में आ रही बात हमारी? और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर उन्होंने अपना एक लॉ फार्मूलेट किया जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। आइए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर उन्होंने क्या लॉ प्रतिपादित किया। ध्यान दीजिए, पिछला जो एक्सपेरिमेंट हमारे किरचॉफ साहब ने किया तो उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने क्या बताया कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड इमीटर भी होगा, और अगर पुअर एब्जॉर्बर है तो पुअर इमीटर भी होगा। तो इस आधार पर हमारे किरचॉफ साहब ने एक लॉ फॉर्मुलेट किया। कब? 1859 में एक लॉ फॉर्मुलेट किया। किसके ऊपर? तो किसी भी बॉडी के 1859 में उन्होंने एक लॉ दिया जिस लॉ को कहते हैं किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। और ये लॉ किस पे आधारित था? तो बच्चों ये लॉ आधारित था बेस्ड ऑन रेशियो। किस पे आधारित था बच्चों? रेशियो पर। किसके रेशियो पर? बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी, टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी। यानी किसी भी बॉडी के इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर के बीच जो उन दोनों का जो रेशियो है,
यानी इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर के रेशियो पर आधारित एक लॉ दिया। कब दिया? 1859 में, जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। अब आपके सामने एक विकट समस्या आ खड़ी हुई कि सर इमिसिव पावर क्या होता है और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है। तो इस इमिसिव पावर को बच्चों इमिटेंस भी कहते हैं, इमिटेंस भी कहते हैं, और इस एब्जॉर्प्टिव पावर को एब्जॉर्बेंस भी कहते हैं। समझ में आ रही बात कि इमिटिव पावर इज आल्सो नोन एज इमिटेंस व्हाइल एब्जॉर्प्टिव पावर इज आल्सो नोन एज एब्जॉर्बेंस। अब आपको मैं बताऊं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिसिव पावर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर, क्योंकि जब तक आप इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में नहीं जानोगे आपको किरचॉफ साहब का लॉ समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं कि इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है। ये नोट कर लीजिए कि किरचॉफ साहब ने अपने रेडिएशन का लॉ कब दिया था? 1859 में। तो देखिए ये इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर? देखें, ध्यान दें कि एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर क्या होती है। देखें, पहला है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर या इसको एक और नाम देते हैं एब्जॉर्बेंस भी कहते हैं। और दूसरा हमने बताया आपको इमिसिव पावर। दूसरा क्या बताया बच्चों? इमिसिव पावर, इमिसिव पावर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? इमिटेंस भी कहते हैं। इमिसिव पावर या इमिटेंस भी कहते हैं। तो ये इमिसिव पावर और इमिटेंस क्या होते हैं? इमिसिव पावर या इमिटेंस या एब्जॉर्प्टिव पावर या इसको एब्जॉर्बेंस भी कहते हैं, और एब्जॉर्बेंस, ये दोनों क्या होते हैं? तो देखिए समझिएगा कि इमिसिव पावर और बच्चों एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने ये एक बॉडी लिया, इस बॉडी का लेंथ भी 1 मीटर है और ब्रेथ भी 1 मीटर है, तो एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। तो 1 इंटू 1 यानी 1 मीटर स्क्वायर, तो इसको यूनिट एरिया कहते हैं। 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेथ, तो वो यूनिट एरिया कहलाएगा। अब देखिए इसको क्या कहते हैं? यूनिट एरिया। तो किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया, किसी भी, जैसे मान लीजिए कि बॉडी हमारा बी है, तो इस बॉडी के द्वारा, इस बी बॉडी के द्वारा, किसमें? यूनिट एरिया के द्वारा जो एनर्जी, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की गई, यानी इस बॉडी के द्वारा कुल कितनी एनर्जी, एक यूनिट एरिया वाली बॉडी के द्वारा कुल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, वो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्बेंस कहलाएगी। और इसी यूनिट एरिया वाले बॉडी के द्वारा जो एनर्जी इमिट की जाएगी ना बच्चों, जो एनर्जी इमिट की जाएगी वो इसकी इमिटेंस या इमिसिव पावर कहलाती है। यानी एक यूनिट एरिया की बॉडी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, पर यूनिट एरिया इसके द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा वो इसका एब्जॉर्प्टिव पावर, और जो पर यूनिट एरिया के द्वारा जो एनर्जी इमिट किया जाएगा इसका इमिसिव पावर। यानी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा? तो एनर्जी की जहां भी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात जहां भी की जा रही है बच्चों, केवल और केवल रेडिएशन की बात की जा रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया, यानी दिए गए यूनिट एरिया के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर, और दिए गए यूनिट एरिया के द्वारा जो एनर्जी इमिट की जाएगी, एनर्जी इमिटेड, जो एनर्जी इमिट की जाएगी क्या होगी? इमिसिव पावर। एनर्जी इमिटेड बाय यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी क्या कहलाएगी? पर यूनिट एरिया ऑफ, या एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्प्टिव पावर, जो इमिट की जाएगी वो इमिसिव पावर। तो एब्जॉर्प्टिव पावर को बच्चों लिखते हैं ए एस से, और इमिटिव पावर को लिखते हैं ई एस से। यहां पर ए एस का मतलब एब्जॉर्बेंस ऑफ सरफेस, एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सरफेस,
किसी भी सरफेस का जो एब्जॉर्बेंस होगा यानी एब्जॉर्प्टिव पावर होगा उसको एएस से लिखेंगे। सरफेस यानी बॉडी की बात की जा रही है, और यहाँ पर ईएस का मतलब इमिटेंस ऑफ ए सरफेस, यानी किसी भी सरफेस का जो इमिसिव पावर, सरफेस यानी बॉडी की बात की जा रही है, तो अगर किसी भी बॉडी के इमिटेंस यानी इमिसिव पावर की बात की जाएगी तो उसको किससे लिखेंगे, ईएस से। और अगर किसी भी बॉडी के एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्टिव पावर की बात की जाएगी तो किससे लिखेंगे, एएस से। तो ये एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर के बीच का रिलेशन हमारे किरचॉफ साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर किया और एक लॉ फॉर्मुलेट किया जिसको क्या कहते हैं, किरचॉफ्स लॉ। और क्या लॉ था, आइए ध्यान देते हैं। क्या लॉ था, जो लॉ इन्होंने दिया 1859 में। कब लॉ दिया था बच्चों, अभी बताया था हम 1859 में। इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि द रेशियो ऑफ, या द रेशियो ऑफ नहीं, इसको देखिए पहले कैसे लॉ दिया, एट एनी टेम्परेचर, यानी किसी भी टेम्परेचर पर द रेशियो ऑफ, एट एनी टेम्परेचर द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, इमिसिव पावर, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर। और इमिसिव पावर हमने भी बताया कि इसको किससे लिखते हैं बच्चों, तो इसको लिखते हैं ई एस से। इमिसिव पावर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, of a body to the absorptive power, और एब्जॉर्प्टिव पावर को हमने क्या बताया कि कैसे लिखते हैं, तो एब्जॉर्प्टिव पावर को हमने बताया कि इसको एएस से लिखते हैं। इमिटिव पावर मतलब आपको क्लियर है, यूनिट एरिया के द्वारा इमिट की गई एनर्जी और यूनिट के एरिया के द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी, एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको पावर लिखिए, एब्जॉर्प्टिव पावर यानी एएस is constant independent of nature of surface and equal to इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी को तो आपको पता है कि ये परफेक्ट एब्जॉर्बर के साथ साथ परफेक्ट इमिटर भी होती है, यानी ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर होगा इसको कैसे लिखते हैं, ई बी, यानी इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो हमारे किरचॉफ साहब ने 1859 में क्या बताया कि किसी भी टेम्परेचर पे बच्चों, किसी भी टेम्परेचर पे, जो किसी भी टेम्परेचर पे अगर कोई बॉडी है, किसी भी बॉडी का, किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी बॉडी का इमिसिव पावर का रेशियो किसके साथ, एब्जॉर्प्टिव पावर के साथ, यानी दिस इंप्लाइज दैट लॉ क्या बताया कि इमिसिव पावर का रेशियो किसके साथ, एब्जॉर्प्टिव पावर के साथ, यानी इमिसिव पावर को लिखते हैं ईएस से, ईएस, यानी इमिसिव पावर का रेशियो किसके साथ बच्चों, एब्जॉर्प्टिव पावर के साथ, एएस के साथ। ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, के कांस्टेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सरफेस, यानी कैसा सरफेस है, किस चीज का सरफेस है, आयरन है कि आपका ब्लैक कार्बन है, या चाहे आपका मान लीजिए कि एल्युमिनियम है कि जिंक है कि कॉपर है कि लकड़ी है कि प्लास्टिक है, किसी भी सरफेस के लिए जो इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो होगा ऑलवेज के, यानी कांस्टेंट के इक्वल होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ईएस अपॉन एएस का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, एंड जो कांस्टेंट होगा किसके इक्वल होगा, एंड के इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, यानी के इज इक्वल टू ई बी। इसको पहला मान लें और इसको दूसरा मान लें, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा,
ई एस अपॉन ए एस इक्वल टू के था, और के जगह पे क्या लिखेंगे, ई बी, जहां पर ई एस क्या है, इमिसिव पावर ऑफ सरफेस, ए एस क्या है, तो इमिसिव पावर ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ, हमारे लिए ये ई एस क्या है, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी, यानी हमारे लिए ई एस है बॉडी का इमिसिव पावर। और आपको पता है कि इमिसिव पावर क्या होता है, पर यूनिट एरिया के द्वारा इमिट की गई एनर्जी। और ए एस क्या है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर क्या कहलाएगा, ए एस। और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, तो यूनिट एरिया के द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कहलाती है। और यहाँ पर ई भी क्या है, तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, यानी ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया के द्वारा जो एनर्जी इमिट की जाएगी उस ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर कहलाती है। यानी हमारे किरचॉफ साहब ने 1859 में जो लॉ फॉर्मुलेट किया, उस लॉ के अनुसार क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का जो इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो होगा, बॉडी कोई भी होगी, कोई भी बॉडी होगी, लकड़ी होगा, लोहा होगा, पत्थर होगा, कॉपर होगा, कोई भी बॉडी होगी, उस बॉडी के इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, किसी भी टेम्परेचर पे, कोई भी बॉडी हो, कोई भी टेम्परेचर हो। जब इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो निकालेंगे तो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, और किसके इक्वल होगा, ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के इक्वल होगा। यानी किरचॉफ साहब ने क्या बताया कि ई एस अपॉन ए एस इक्वल टू ई बी, यानी इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, and the ratio of emissive power of a body is to absorptive power is always equal to the emissive power of black body। यही हमारे किरचॉफ साहब का लॉ था। और इस तरह से हमारे किरचॉफ रेडिएशन लॉ की समाप्ति हुई, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये लॉ पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसके एक एक एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से समझे होंगे। तो इसी के साथ अब आपसे हम विदा लेना चाहते हैं, और विदा लेने से पहले आपसे एक बात भी कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो लाइक कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट ही हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करते हैं। तो कमेंट कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद सूरज सर। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।